हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था डिटेल्ड में, तो आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 हमारा प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जब भी आप हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और भूमि संसाधन क्या होता है। जो प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन होते हैं, वह दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमारी प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें शामिल क्या क्या होते हैं? जल संसाधन, वनस्पति और जीव जंतु, खनिज संसाधन, वायुमंडलीय संसाधन। जल संसाधन में नदियां, झीलें, समुद्र और भूमिगत जल आते हैं। वनस्पति और जीव जंतु, इसमें क्या आते हैं? वन, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन में क्या आता है? कोयला, तेल, गैस, लोहा, तांबा और अन्य खनिज चीजें आती हैं। वायुमंडलीय संसाधन में क्या आता है? हवा, सूरज की किरणें और वायुमंडलीय दबाव। ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो न हमारा अगला क्या है? भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन है चैप्टर का नाम। तो हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझा। अब हम भूमि संसाधन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे भी नीचे तो पढ़ना ही है। तो भूमि संसाधन क्या होता है? भूमि संसाधन वे संसाधन होते हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं, जो और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें क्या शामिल होते हैं? कृषि भूमि, वन भूमि, नगरीय भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य भूमि। कृषि भूमि में क्या होता है, क्या आता है? खेती, बागवानी और पशुपालन के लिए उपयुक्त भूमि। वन भूमि में वनों के लिए आरक्षित भूमि जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करती है। नगरीय भूमि, शहरों और नगरों के लिए उपयुक्त भूमि जो आवास, व्यापार और उद्योग के लिए उपयोग की जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य भूमि क्या होता है और क्या आता है? पर्यावरण, पर्यटन और मनोरंजन के लिए उपयुक्त भूमि, जैसे कि पहाड़, नदियां और झीलें। इन प्राकृतिक संसाधनों और भूमि संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमने इसको समझ लिया है। अब सीधा चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। परिचय, परिचय से शुरू होता है हमारा। तो परिचय में लिखा है, भूमि मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। सही बात है कि जो प्रकृति ने हमें भूमि दिया है, रहने के लिए दिया है, वो सबसे मूल्यवान संसाधन है हमारे लिए। और साथ ही प्रकृति की सबसे कीमती उपहारों में से एक है। प्रकृति ने हमें ये कीमती उपहार दिया है। यदि भूमि ना होता तो हम कहाँ रहते? तो इसीलिए ये एक कीमती उपहारों में से एक है। यह स्थल मंडल का वह हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखता है और साथ ही मानव को विभिन्न अस्तित्वगत संसाधन प्रदान करता है। भूमि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। देखिए यहाँ पे दो चीजें आई है, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? वन बाय वन समझते हैं। अकार्बनिक, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, इस सब क्यों हाईलाइट हो गया? एक मिनट। कार्बनिक, तो देखिए अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता। ये पदार्थ खनिज से प्राप्त होते हैं और इनमें अक्सर धातु और अधातु तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए यदि उदाहरण हम अकार्बनिक का लें तो वह पत्थर होता है, रेत, धातु जैसे कि लोहा, तांबा और सोना, खनिज, खनिज जैसे कि लोहा, ऑक्साइड और आदि चीजें।
इन दोनों प्रकार के जो होते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा कार्बनिक। ये अकार्बनिक पढ़ा और अब कार्बनिक पढ़ लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी होते हैं। इन पदार्थों में कार्बन की एक या अधिक अणु होती है और ये पदार्थ जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। जैविक पदार्थ मतलब जैसे कि पौधे, जानवर और मानव शरीर। तो इन दोनों प्रकार के पदार्थों के गुण और व्यवहार अलग अलग होते हैं और ये पदार्थ विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का बताया डिटेल्ड में। तो अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। यहाँ विभिन्न यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे भोजन, फाइबर, दवा और खनिज के साथ साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार, कार्बन पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। भूमि का सबसे बुनियादी उपयोग विभिन्न प्रकार की वनस्पति का समर्थन करना है, जिससे सभी के लिए जगह उपलब्ध हो सके। मनुष्य द्वारा दुरुपयोग और कुप्रबंधन के कारण भूमि संसाधन भारी खतरे में है। विभिन्न मानव जनित गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है और वह निम्नकृत और प्रदूषित होती जा रही है। भूमि क्षरण और मृदा अपरदन उन विभिन्न संसाधनों और सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं जो हम मनुष्य भूमि से प्राप्त करते हैं, या हमारे जीवन की गुणवत्ता और कई मामलों में हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द से क्या मतलब होता है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हो गया हाईलाइट हमारा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं प्रत्यक्ष के बारे में पहले। तो प्रत्यक्ष प्रभाव वे प्रभाव है। प्रत्यक्ष जो होता है वह हमारे पर्यावरण पर सीधे पड़ते हैं। ये प्रभाव हमें आसानी से दिखाई देते हैं और हमारे दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। जैसे कि प्रदूषण, जो प्रदूषण होता है, जब हम वाहन से धुआं निकालते हैं या फैक्ट्रियों से धुआं निकालते हैं तो यह हमारे पर्यावरण पर सीधा प्रभाव डालता है, आपको पता होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि वनस्पति विनाश, जब हम पेड़ों को काटते हैं या वनों को नष्ट करते हैं तो यह हमारे पर्यावरण पर सीधा प्रभाव डालता है। तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव का उदाहरण है। और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रभाव वे प्रभाव हैं जो हमारे पर्यावरण पर परोक्ष रूप से पड़ते हैं। ये प्रभाव हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देता है क्या? हम आंख से देख पाते हैं, हम महसूस करते हैं ना कि परिवर्तन हो गया, अब गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, ये आ गया, है ना। तो जब हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं तो यह जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, जो हमारे पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मिट्टी का क्षरण, जब हम मिट्टी का दुरुपयोग करते हैं या उसे नष्ट करते हैं तो यह मिट्टी के क्षरण का कारण बनता है, जो हमारे पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो ये तो था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। आगे क्या लिखा है? भूमि क्षरण पर एक चरम मामला मरुस्थलीकरण है, जिसमें दुनिया के अर्ध शुष्क क्षेत्र अपनी उत्पादक क्षमता को इस हद तक खो रहे हैं वे मानव जनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के कारण बंजर और रेगिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमि संसाधन। मानवीय दृष्टिकोण से भूमि संसाधन में भूमि के वे सभी पहलू और कार्य शामिल जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
मनुष्य कृषि, खनन, चराई, जानवरों और निपटान उद्देश्य के लिए भूमि का दोहन कर रहे हैं। भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जो भूमि संसाधन है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से देखते हैं। बहुत स्थिर संसाधन जैसे राहत, भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनिज। मामूली मामूली स्थिर संसाधन जैसे मिट्टी और पानी। तीसरा क्या है, वनस्पति और जैव विविधता जैसे बहुत अस्थिर संसाधन। मानव जाति को भूमि द्वारा प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं हैं। खनिज, पहला क्या है, खनिज। खनिज एक शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में होता है। पृथ्वी की पपड़ी में लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है और इसमें धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि और गैर धातु जैसे फॉस्फेट, जिप्सम, मिट्टी, रेत आदि शामिल हैं। खनिज मनुष्य के लिए अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि वे उद्योगों में आवश्यक कच्चे माल और एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र के समग्र विकास में पृथ्वी की पपड़ी में उपलब्ध खनिजों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। धात्विक खनिज जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सीसा, जस्ता आदि। गैर धात्विक खनिज जैसे ग्रेफाइट, फेल्सपार, अभ्रक, चूना पत्थर आदि। खनिज ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है और इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम, तांबा, सीसा और जस्ता आवश्यक है। आवश्यक नहीं बोला, आवश्यक है। मिट्टी, नेक्स्ट क्या है, मिट्टी। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा खनिज, दूसरा था हमारा मिट्टी। हाँ क्या है, मिट्टी को पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी पतली परत के रूप में परिभाषित किया गया है जो पौधों के विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। उन्हें लंगर के लिए एक सबस्ट्रेट और उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी कार्बनिक और खनिज सामग्री का एक जटिल मिश्रण है जो लगातार रासायनिक अपघटन और चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनती है। मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है जो मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रिया द्वारा लगातार बनता है और नष्ट होता रहता है। कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है और यह सबसे उपजाऊ परत है। मिट्टी मानव पर्यावरण का एक मूलभूत हिस्सा है। क्या है, मूलभूत हिस्सा है। मूलभूत हिस्सा है और पानी की तरह ही आवश्यक है। मिट्टी जैविक संसाधनों की उत्पादकता और चक्रण का समर्थन करने के लिए सबस्ट्रेट प्रदान करती है। सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, देखिए। सबस्ट्रेट एक शब्द जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। सबस्ट्रेट का अर्थ है एक आधार या एक सतह जिस पर कुछ और आधारित होता है। तो ये सबस्ट्रेट का मतलब होता है। वो भी हाईलाइट कर देते हैं कि हमने ये बताया आपको। सबस्ट्रेट क्या बताया मैंने, सबस्ट्रेट का मतलब ये एक आधार या एक सतह है जिस पर कुछ और आधारित होता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। यह कृषि और वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पोषक तत्वों और पानी का स्रोत है और पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता के खिलाफ एक जटिल बफर के रूप में कार्य करती है। मिट्टी माइक्रोबियल जैव विविधता में बहुत समृद्ध है और कार्बन का एक प्रमुख भंडार भी है। दुनिया भर में मिट्टी अपनी विशेषताओं और गुणों के संबंध में भिन्न होती है जो इसके वर्गीकरण का आधार बनती है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा समूह जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और अम्लीय मिट्टी, कई तरह की मिट्टी पाई जाती है हमारे भारत जैसे देश में। कृषि 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 क्या है, बढ़ती विश्व जनसंख्या के खाद्य मांग को पूरा करने के लिए मानव द्वारा भूमि संसाधन को सबसे प्रमुख उपयोग कृषि के रूप में किया गया है।
कृषि के वजह से हमें भूमि संसाधन का सबसे प्रमुख चीजें मिल पाती हैं। कृषि पारिस्थितिक तंत्र भूमि की सतह का लगभग 40% कवर करते हैं। फसल के लिए उपयुक्त विश्व का कुल भूमि क्षेत्र 4.4 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 1.6 बिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खेती के अधीन है। दुनिया के कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि प्रमुख प्रेरक शक्ति है, जिसमें भारत भी शामिल है। उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण पिछले 70-80 वर्षों में 70-80 वर्षों में वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादक में कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन इस अत्यधिक रासायनिक गहन कृषि ने भूमि और उससे जुड़े संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक वन उत्पाद। प्राकृतिक वन उत्पाद क्या होता है, देखते हैं। वन उत्पाद उपभोग और लाभदायक उपयोग के लिए वनों से प्राप्त सामग्री है। इनमें मुख्य रूप से लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कागज के लिए लकड़ी की लुगदी और पशुओं के लिए चारा शामिल है। अन्य गैर लकड़ी उत्पाद भी हैं जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, जिनमें नट, रेजिन, गोंद, औषधीय पौधे, खाद्य फल, तेल आदि शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर लकड़ी वन उत्पाद नॉन टिम्बर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स NTFPS कहा जाता है। इन उत्पाद नॉन टिम्बर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट इन NTFPS को वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अपेक्षाकृत कम नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। खाना पकाने, पशु आहार, उपचार के लिए दवाएं, घरेलू निर्वाह, आय सर्जन के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं सहित कई उद्देश्यों के लिए वन उत्पादों का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद सभी देशों के लिए राजस्व सृजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। नेक्स्ट है हमारा औषधीय पौधे। औषधीय मतलब जो हमारी जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं, जो हमारे दवाइयों के काम आते हैं। औषधीय पौधे मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल से मानव समुदाय द्वारा किया जा रहा है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में औषधीय वनस्पतियों की विशाल विविधता नए फार्मास्यूटिकल उत्पादों का एक अमूल्य स्रोत है। दुनिया के लगभग 80% या 80% विकासशील देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधीय पौधों पर निर्भर हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए औषधीय पौधे विभिन्न छोटी और बड़ी बीमारियों के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार हैं। इसके अलावा औषधीय पौधों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं की तुलना में अधिक लोग उनके महत्व को समझ रहे हैं। वनों ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था वनों ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लाखों लोगों को जीवन यापन का संसाधन प्रदान किया है। वन बड़े माध्यम और लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य करता है। विश्व स्तर पर लगभग 2 अरब लोग खाना पकाने और अपने घरों को गर्म करने के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों के रूप में ईंधन की लकड़ी और चारकोल का उपयोग करते हैं। लाखों ग्रामीण परिवार भोजन, ईंधन, औषधीय पौधों या और निर्माण सामग्री जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके और बेचकर आय प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हैं। कई लोगों अपने भूमि क्षेत्रों से लॉगिंग कंपनियों को लकड़ी बेचते हैं या फर्नीचर और हस्तशिल्प बनाते हैं और बेचते हैं। और औद्योगिक लॉगिंग ब्राजील, भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में लोगों के लिए रोजगार और कमाई प्रदान करता है। वन भी अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका में योगदान करते हैं, क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्व और फसलों और पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। वे फसलों के परागण में भी मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग
1.5 से 2 बिलियन लोग अपनी आजीविका और आय के लिए वनों पर निर्भर और स्वदेशी हैं। मतलब कि जो लकड़ी है उनसे लोग अपना जीवन चला रहे हैं, उनको बेच के उनका कुछ चीजें बना के लोग कंपनियों को बेचते हैं, अलग अलग देशों में बेच के लोग क्या पैसे कमा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन। देखते हैं क्या होता है भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन। भूमि आवरण पृथ्वी की सतह पर देखे गए जैव भौतिक आवरण को संदर्भित करता है, चाहे वनस्पति हो, पानी हो, नंगी मिट्टी या शहरी बुनियादी ढांचा। भूमि आच्छादन या तो क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा या उपग्रह और हवाई छवियों का विश्लेषण करके निर्धारित किया जा सकता है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम ने लैंड कवर को 17 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन, वुडलैंड्स, झाड़ियों, घास के मैदान, आर्द्र भूमि और रेगिस्तान शामिल हैं। वैश्विक भूमि क्षेत्र 13.2 बिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 12% खेती के अधीन है, 28% का मतलब 3.7 बिलियन हेक्टेयर जंगल के अंतर्गत और 35% में चरगाह और वुडलैंड पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। दूसरी ओर भूमि उपयोग भूमि आच्छादन से भिन्न है। जो भूमि उपयोग होता है वो भूमि आच्छादन से क्या है, अलग है। भूमि उपयोग का तात्पर्य उस उद्देश्य से जो भूमि प्रदान करती है, उदाहरण के लिए मनोरंजन, वन्य जीव आवास या कृषि। एक उदाहरण के साथ इसे समझाने के लिए घास का मैदान एक शब्द है जिसका उपयोग भूमि आच्छादन के लिए किया जाता है, तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जबकि कृषि भूमि, हॉर्स रेंच या टेनिस कोर्ट घास के मैदान की भूमि उपयोग को संदर्भित करते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन का अर्थ है मानव जनित उपयोग। मानव जनित उपयोग के लिए स्थलीय भूमि की सतह का रूपांतरण भूमि के उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तित होता है। मानव सभ्यता 3500 ईसा पूर्व के बाद से की शुरुआत के बाद से भूमि का उपयोग बस्तियों, कृषि उद्देश्यों, पशुओं की चराई, खनन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए तेजी से किया गया है, जिसने भूमि के आवरण को काफी हद तक बदल दिया है। हमारे अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक परिदृश्यों को परिवर्तित करने में तेजी से और बड़े पैमाने पर मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। पानी अपशिष्ट निपटान और खाद्य आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप भूमि का उपयोग अस्थिर तरीके से किया जा रहा है। पानी का उपयोग क्या कहाँ गया, लोगों की मतलब मांग बढ़ती जा रही है, भूमि का उपयोग अस्थिर तरीके से किया जा रहा है, भूमि को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है जिससे इसका क्षरण हो रहा है। वन आवरण और संरचना, कृषि भूमि का विस्तार, कृषि गहनता, शहरी विकास और मरुस्थलीकरण भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख चालक हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन के कुछ प्रमुख प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है। पहला है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैंने अभी बताया था ऊपर शुरू करने से पहले ही। जैविक विविधता हानि, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण और अन्य चीजों से फैलने वाले प्रदूषण जैसे कारखाने और चीजें। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, रहने के लिए लोग घर बना रहे हैं जिससे वन काटते जा रहे हैं। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण, अपशिष्ट एकत्रीकरण, इन सभी चिंताओं ने मानव स्वास्थ्य, कल्याण और आजीविका को बहुत प्रभावित किया है। नेक्स्ट है हमारा भूमि क्षरण। भूमि क्षरण को मनुष्य द्वारा अत्यधिक अत्यधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। भूमि क्षरण मृदा
रसायन और मृदा जैव विविधता को प्रभावित करता है और प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। भूमि क्षरण ने दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता तेजी से कम हो रही है। अवक्रमिक भूमि ने मानव जाति के लिए वस्तुओं में भोजन, लकड़ी, फाइबर, ईंधन आदि की आपूर्ति की क्षमता को कम कर दिया है। ये भूमि क्षरण के मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, जैसे मैंने ऊपर बताया कि घर बनते जा रहे हैं भूमि काट काट के, भूमि काट काट के, वन काट काट के। मिट्टी का क्षरण क्षरण अप्रत्याशित मौसम पैटर्न या जलवायु परिस्थितियां, सूखा और बाढ़, आधुनिक कृषि पद्धतियां, मृदा प्रदूषण, बढ़ता शहरीकरण। भूमि का निम्नीकरण एक बड़ी चुनौती है जिससे शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है, न केवल प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता को बहाल करने के लिए, बल्कि मानव समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में हवा, पानी और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक भौतिक कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का नुकसान या हटाना मिट्टी का कटाव है, क्योंकि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होती है। कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण कटाव से मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी वनस्पति का समर्थन करने में असमर्थ हो जाती है। मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें 1 सेंटीमीटर मिट्टी को आधारशिला से बनाने में 200-300 साल लगते हैं। इसीलिए लगातार मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक रूप से बहाल होने में वर्षों लग जाते हैं। जब मिट्टी का कटाव तीव्र होता है तो मिट्टी की प्राकृतिक रूपरेखा नष्ट हो जाती है और कभी भी अपनी मूल क्षमता प्राप्त नहीं कर पाती है। व्यापक खेती, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई हवा और पानी के कटाव के लिए कीमती ऊपरी मिट्टी को उजागर करती है। कहाँ क्या लिखा है? मिट्टी के कटाव के विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित कारण हैं। सतह का ढाल, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है, जो प्राकृतिक वनस्पति को हटाने के साथ बढ़ता जाता है। मिट्टी की मात्रा, उच्च मिट्टी की मात्रा वाली मिट्टी की तुलना में रेत की उच्च सामग्री वाली मिट्टी में कटाव की संभावना अधिक होती है। मौसम और जलवायु परिस्थितियां, उच्च तीव्रता वाली वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक कारक भी प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख खतरों के साथ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण हो रहा है। वनों की कटाई से पेड़ों की जड़ों में कमी आती है, जिससे मिट्टी को एक साथ रखने का एक प्रमुख कार्य किया गड़ के अभाव में मिट्टी के कटाव का खतरा रहता है। व्यापक कृषि और खेती, आधुनिक समय की रासायनिक गहन खेती पद्धतियां मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ का स्तर और मिट्टी के जैव विविधता को कम करती है और मिट्टी में पानी की मात्रा को भी कम करती है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है। अत्यधिक सिंचाई भी अपरदन का एक प्रमुख कारण है। अतिचारण, मवेशियों को खिलाने और लोगों की मांस और डेयरी जरूरतों को पूरा करने के लिए चराई के लिए। अतिचरण में क्या लिखा है दोबारा पढ़ लेते हैं, यदि नहीं पढ़ा तो। मवेशी को खिलाने और लोगों के मांस और डेयरी जरूरतों को पूरा करने के लिए चराई के लिए वनस्पति के बड़े क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अतिचारण से मिट्टी का क्षरण होता है। मृदा संरक्षण आज बहुत महत्व प्राप्त कर चुका है। मृदा संरक्षण में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारात्मक उपायों में शामिल हैं। खेती में कटाव नियंत्रण प्रौद्योगिकियां जैसे बिना जुताई या कम जुताई फसल रोटेशन और मल्च कवर का उपयोग पानी से मिट्टी के क्षरण को बहुत कम कर सकता है। सीढ़ीदार खेती, कंटूर खेती को अपनाना और पवन रोधक जीवित बाढ़, रेत की बाढ़ आदि जैसी संरचनाओं की स्थापना से उन क्षेत्रों में
रेत की बाढ़ आदि जैसी संरचनाओं की स्थापना से उन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव कम होता है जो स्वाभाविक रूप से कटाव की संभावना रखते हैं। क्या है, उन क्षेत्रों में वनों की कटाई जहां बड़े पैमाने पर वनस्पति को हटा दिया गया है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पेड़ मिट्टी के प्राकृतिक बाध्यकारी एजेंट है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, आपको करना है और कमेंट में आंसर देना है। मरुस्थलियां। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का एक चरम मामला है जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों, वनस्पति और वन्य जीवन का नुकसान होता है। यह विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण होता है, जिसमें मानव जनित गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन दोनों शामिल है। मरुस्थलीकरण सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत पृथ्वी की एक तिहाई भूमि की सतह मरुस्थलीकरण के खतरे का सामना कर रही है। यह अंततः उन लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं और इन शुष्क क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर है। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं से एक बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में शहरों जैसे संसाधनों में समृद्ध क्षेत्रों की और लोगों का प्रवास है। हालांकि शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवासन से न केवल खेती की जा सकने वाली भूमि का आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि शहरों में संसाधनों की कमी और प्रदूषण पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। वनों की कटाई अतिचार, आधुनिक कृषि प्रवृत्तियां, बढ़ते शहरीकरण, जल संसाधनों के गृहबंधन, भूजल के दोहन और आर्द्र भूमि क्षेत्रों के विनाश के कारण भूमि के धीरे धीरे खराब होने से मरुस्थलीकरण शुरू होता है। जब ऐसी निम्नीकृत भूमि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सामना करती है, जैसे सूखा, अनिश्चित मौसम की स्थिति और लगातार अवधि के लिए वर्षा की कमी, तो इसके परिणाम स्वरूप भूमि अपनी उत्पादकता को इस हद तक खो देती है कि यह रेगिस्तान जैसी स्थितियों के समान हो जाती है। इस प्रकार मरुस्थलीकरण से कृषि भूमि का नुकसान, भूख और गरीबी में वृद्धि, सामाजिक असमानता और कस्बों और शहरों में भीड़ भाड़ और अधिक जनसंख्या हो जाती है। शुष्क भूमि को मरुस्थलीकरण का सामना करने से रोकने के लिए कई हितधारकों की मदद से एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों और नियमों को लागू करने की आवश्यकता है जो बेहतर भूमि और जल प्रबंधन में मदद करे, लोगों को शिक्षित करे और जागरूक फैलाएं, किसानों और स्थानीय समुदाय को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे और कृषि के स्थायी तरीकों को तैयार करे और बढ़ावा दें। तो ये सब करना चाहिए। जो लिखा है इसको आपको भी अपनाना चाहिए। वनों की कटाई। वनों की कटाई, यदि आप कहीं वन को काटते देख रहे हैं तो आप रोक सकते हैं, वैसे आप क्या ही कर लोगे। लेकिन यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हमारा मौसम स्थिर रहे, ना बदले। वनों की कटाई वन क्षेत्रों को साफ करना या स्थायी रूप से हटाना है ताकि यह अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध हो सके। वनों की कटाई भूमि क्षरण, मिट्टी की कटाव और मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वनों की कटाई की वार्षिक दर लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर प्रति दशक होने का अनुमान है। समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक वनों की कटाई हुई है। वन क्षेत्रों की कमी से न केवल पेड़ों की हानि होती है जो कि एक प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि इससे मृत और सड़ने वाले पेड़ों से अरबों टन कार्बन निकलता है।
ये दोनों कारक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जो आज मानवता के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं। वनोन्मूलन के कारण मुख्य रूप से मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है। वनों की कटाई के प्रमुख कारण है का क्या है, कृषि और वृक्षारोपण। बढ़ती मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा कृषि और वृक्षारोपण क्षेत्रों में उनका रूपांतरण है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं समझा है तो आप जाके समझ सकते हैं। क्षेत्रों में 80% वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण कृषि है। 1950 के दशक के बाद से कृषि पैटर्न में काफी बदलाव आया है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई तकनीक, मशीनरी और रसायनों को शामिल करते हुए अधिक गहन कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कृषि गहनता, जिसे अक्सर औद्योगिक कृषि कहा जाता है, ने वनों की कटाई की दर में काफी वृद्धि की है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर जैव विविधता का नुकसान भी हुआ है। शहरीकरण। शहरीकरण में क्या लिखा है? शहरीकरण वनों की कटाई का एक और प्रमुख कारण है। जो बढ़ती जनसंख्या, हमारी देश में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और पूंजीवाद और वैश्वीकरण का परिणाम है। आवासीय आवासीय क्षेत्रों, उद्योगों और वाणिज्यिक केंद्रों और सड़क, रेलवे आदि जैसी विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए वनों को साफ किया जाता है। नेक्स्ट है खनन। खनन धातु संसाधनों की बढ़ती मांग के साथ खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गया है। बड़े पैमाने पर खनन कार्य, विशेष रूप से खुले गड्ढे वाली खनन तकनीकों का उपयोग करने वालों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वनों की कटाई हुई है। खनन परियोजनाओं में खनों में काम करने वाले लोगों के लिए नई सड़कों, बस्तियों और टाउनशिप के निर्माण की भी आवश्यक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक खनन कार्यों के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में। नेक्स्ट है हमारा खनन और बांध निर्माण के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति। खनन तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के बाद से खदानें और बांध आर्थिक विकास के लिए आवश्यक चालक बन गए हैं। 20वीं शताब्दी के उपरांत में विशेष रूप से विकासशील देशों में खनन कार्यों और बांध निर्माण में भारी वृद्धि देखी गई। हालांकि खनन और बांध दोनों ही मानव समाज और विकास के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इनका पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अब यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक खनन और पनबिजली परियोजनाएं पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है। मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र भी बताया है पिछली वीडियो में, तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्रदूषण का कारण बनती है और कमजोर मानव समुदाय को प्रभावित करती है। खनन और वनों की कटाई के प्रमुख प्रभाव। खनन और वनों की कटाई के प्रमुख प्रभाव, ठीक है। तो खनन और बांध निर्माण। देखिए, खनन का मैं मतलब चलो यहाँ बता ही देता हूँ आपको। खनन का मतलब होता है जो पृथ्वी से खनिजों का निकास, या एक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से या उसके नीचे से खनिजों को निकाला जाता है। खनन के दौरान खनिजों को पृथ्वी से निकालकर उनका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की खनन के कितने प्रकार होते हैं ये देख लीजिएगा, और खनन के उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि खनन का उद्देश्य क्या होता है। बाकी मैंने आपको खनन के बारे में बता ही दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। खनन और बांध निर्माण दोनों से बड़े पैमाने पर वनों और वनस्पतियों का नुकसान होता है, जबकि औद्योगिक खनन, विशेष रूप से खुले गड्ढे खनन, जंगलों के बड़े क्षेत्रों को साफ करने की आवश्यकता होती है। बड़े बांध निर्माण से वनों और वनस्पतियों के विशाल इलाकों को जलमग्न हो जाता है। प्रदूषण।
प्रदूषण एक खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप वायु, जल और मृदा प्रदूषण होता है, जो खानों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। जहां वायु प्रदूषण भारी मशीनरी और उपकरणों से निकलने वाली हानिकारक गैसों और खानों के अंदर से जहरीली गैसों के निकलने के कारण होता है। वही जल प्रदूषण खदान के अपशिष्ट, चट्टान और अवशेषों के सतह और भूमिगत जल के साथ मिल जाने के कारण होता है। बांधों के निर्माण की अवधि के दौरान जब भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, तो वायु प्रदूषण भी होता है। बांध भी मीथेन गैस उत्सर्जन के स्रोतों में से एक है, जो जलाशय के अंदर मित्र और सड़ने वाली वनस्पति से निकलते हैं। नेक्स्ट है भूमि क्षरण और पानी की कमी। खनन गतिविधियों से सतह और भूजल आपूर्ति में कमी आती है, क्योंकि प्रसंस्करण चरण के दौरान पानी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जो पानी होता है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भूजल निकालने से धाराओं और नदियों को नुकसान हो सकता है, जो वास्तविक खदान स्थल से कई मीलों दूर है। इसके अलावा खदानों को खनन के बाद खुला छोड़ देने से भी वाष्पीकरण के माध्यम से भूजल की हानि हो सकती है, जिससे क्षेत्र बंजर हो जाता है और मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। गाद 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 देखिए क्या होता है। देखिए गाद का क्या मतलब होता है। गाद एक प्रकार का तरल या अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो जल में घुले हुए कणों से बनता है। यह एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें जल और कण दोनों होते हैं। गाद का घनत्व जल से अधिक होता है। जो गाद का घनत्व होता है वो जल से क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए यह जल के तल पर जमा होता है। ठीक, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बांध उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे गंभीर तकनीकी समस्याओं में से एक गाद का जमाव है, जो बांध के जलाशय के जल पर नदी द्वारा लाए गए अवसादों को बाढ़ का बड़ा हुआ जमाव है। तलछट धीरे धीरे जलाशय में जमा हो जाती है। बांध की पानी का स्टोर करने की क्षमता को कम कर देती है, जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था। गाद की तीव्रता नदी द्वारा लाए गए तलछट के आधार पर भिन्न होती है। गाद से भरा भरा पानी भी टरबाइनों और अन्य बांध घटकों के घर्षण का कारण बनता है, जिससे उनकी बिजली उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता हानि का प्रभाव। खनन और बांध दोनों एक परिणाम स्वरूप वनों की कटाई होती है, जिससे निवास स्थान का नुकसान होता है और आवास विखंडन होता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली जैव विविधता प्रभावित होती है। बांध स्थल या पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े क्षेत्रों को जलमग्न कर देते हैं, जहां जलाशय बनते हैं, जबकि जल प्रवाह बाधित कम होने के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। खदानें वनस्पति की सफाई के साथ साथ किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रदूषण के कारण खानों के आसपास है के कारण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती है। स्थानीय और स्वदेशी समुदाय का विस्थापन। स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के विस्थापन। स्थानीय और स्वदेशी समुदाय का विस्थापन बड़े पैमानों पर खानों और बांध निर्माण, खाना खाने वाला खानों नहीं है, ये खानों अलग खानों है, और बांध निर्माण के कारण होने वाली सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक यह है कि यह उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय और स्वदेशी समुदाय को कैसे प्रभावित करती है। अधिकतर नहीं, ये कमजोर समुदाय अन्याय के शिकार होते हैं, क्योंकि उनका पुनर्वास नहीं किया जाता है और उन्हें उचित तरीके से मुआवजा नहीं दिया जाता है। उन्हें कई भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वे उन क्षेत्रों में विस्थापित होने के कार्य का सामना करते हैं, जहां वे लंबे समय तक निवास करते हैं। परिवारों ने आजीविका के अपने पारंपरिक तरीके खो दिए, क्योंकि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया।
और उन्हें नए विस्थापित क्षेत्र में समान रहने और आजीविका की स्थिति खोजने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक मुद्दे। खानों में काम करने वाले लोगों पर खनन कार्यों पर भारी स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे लगातार खानों के निकलने वाली जहरीली धातु, कचरे और जहरीली गैसों के संपर्क में आते हैं। कई देशों में खदान कर्मियों के पास उचित सुरक्षा उपकरण नहीं होते और वे दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं। खानों में घातक दुर्घटनाएं भी आम हैं। खानों और बांधों के कारण होने वाले प्रदूषण से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। बांध और खादन भी विकासकर्ताओं, सड़क बनाने वाले लकड़हारों और किसानों के लिए दूरस्थ क्षेत्रों को खोल देते हैं और वनों की कटाई को और तेज कर देते हैं। स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों को खोल देते हैं और अन्य कटाई को और तेज कर देते हैं। स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोगों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जो बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि, संसाधनों की कमी आदि जैसे मुद्दों के कारण सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। वनीकरण। वनीकरण क्या है? वृक्षारोपण, भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण के मुद्दे को दूर करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। वनों की कटाई के साथ ही वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई हवा से प्रदूषण और धूल के अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करके, प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके और इमारती लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लिए आवश्यक जीवन समर्थन प्रणाली है। वन प्रबंधन। वन प्रबंधन क्या है? पढ़ते हैं। हमारे मौजूदा वनों को विकास परियोजनाओं के नाम पर बलिदान करने के बजाय एक बुद्धिमान और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। दुनिया भर की सरकारों को मौजूदा वनों की रक्षा के लिए नियमों और नीतियों को लागू करने और वनीकरण और पुनर्वनीकरण के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मौजूदा वनों को अवैध कटाई, आक्रामक प्रजातियों, बीमारियों और अति उपयोग के खतरों से बचाना सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है। संयुक्त वन प्रबंधन और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम अच्छे मॉडल हैं, जिनमें कई हितधारकों ने भारत में वनों की रक्षा के लिए एक साथ काम किया है और हरित क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। वनों के लिए विभिन्न खतरों का समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है खेती के तरीके। खेती के तरीके को कैसे किया जाता है, खेती कैसे करी जाती है, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, देखते हैं। कीटनाशकों, उर्वरकों, अत्यधिक सिंचाई के उपयोग को कम करने के लिए खेती को नए तरीकों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। मिश्रित खेती, जैविक खेती, चावल मछली पालन, नैनो उर्वरक का विकास, पानी के संरक्षण के लिए सिंचाई तकनीक में सुधार और मल्य और खाद का उपयोग और जंगली किस्म के बीजों का उपयोग करना सभी तरीके हैं जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरक को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है और कृषि उत्पादन में भी सुधार करें, जिससे मिट्टी और अच्छी हो जाती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों और प्रथाओं का विकास लैंडफिल और भूमि पर अन्य क्षेत्रों में कचरे की डंपिंग को कम करने और गैर बायोडिग्रेडेबल मिट्टी में बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल, मुझे कमेंट में बताइए क्या होता है, मिट्टी में मिश्रित होने वाले अन्य जहरीले यौगिकों की मात्रा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए क्वेश्चन है और सारांश पढ़ लेते हैं और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है बस। 1 मिनट।
तो चलिए सारांश पढ़ते हैं। सारांश में क्या लिखा है? भूमि विभिन्न संसाधन जैसे खनिज और धातु प्रदान करती है, जो वनस्पति का समर्थन करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, कृषि का समर्थन करते हैं और कार्बन का भंडारण करते हैं। कृषि उद्योग, शहरीकरण, अत्यधिक चराई आदि जैसी विभिन्न मानव जनित गतिविधियों के कारण विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में वन आवरण में भारी कमी आई है। नेक्स्ट है, कृषि के आविष्कार के बाद से भूमि उपयोग में काफी बदलाव आया है। बढ़ती मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए अब भूमि का उपयोग या दोहन किया जाता है। नेक्स्ट है, भूमि निम्नीकरण की बड़ी समस्या है, जिसमें भूमि अपनी उत्पादक क्षमता खो रही है। भूमि क्षरण मृदा रसायन और मृदा जैव विविधता को प्रभावित करता है और प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। भूमि क्षरण के लिए कई मानव जनित कारणों की जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय भूमि क्षरण का एक चरम मामला है, जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों, वनस्पति और अन्य जीवन का नुकसान होता है या विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण होता है, जिसमें मानव जनित गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु होता है वो भी बदल जाता है, दोनों इसमें शामिल है। यूनेस्को के अनुसार शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत पृथ्वी की 1/3 भूमि की सतह मरुस्थलीकरण के खतरे का सामना कर रही है। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में शहरों जैसे संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवास है। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन वन क्षेत्रों की सफाई या स्थायी निष्कासन है, ताकि यह अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध हो सके। वनों की कटाई, भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक वनों की कटाई हुई है। वनों की कटाई के प्रमुख कारण कृषि, वृक्षारोपण और शहरीकरण, अवैध कटाई, जंगल की आग और खनन के लिए वन क्षेत्रों का रूपांतरण है। हालांकि खानों और बांधों दोनों से मानव समाज और विकास को बहुत लाभ होता है, लेकिन इनका पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बड़े अनुसूचित जाति भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम और रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है। वनीकरण, पुनर्वनीकरण, स्थायी कृषि पद्धतियां, जल प्रबंधन, वन प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन भूमि का उपयोग करने और लंबी अवधि के लिए मानवता को प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। अब पढ़ लेते हैं शब्दावली। वनों की कटाई का क्या मतलब है? वनों की कटाई वन क्षेत्रों की सफाई या स्थायी निष्कासन है, ताकि यह अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध हो सके। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का एक चरम मामला है, जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों, वनस्पति और अन्य जीवन का नुकसान होता है। यह विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण होता है, जिसमें मानव जनित गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, भूमि आच्छादन। ये मैंने आपको बताया, भूमि आच्छादन का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर देखे गए जैव भौतिक आवरण से है, चाहे वनस्पति, जल, नंगी मिट्टी या शहरी बुनियादी ढांचा। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण को मनुष्य द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। भूमि क्षरण मृदा रसायन और मृदा जैव विविधता को प्रभावित करता है और प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। गैर इमारती वन उत्पाद, गैर इमारती वन उत्पाद NTFPS वनों में उत्पादित लकड़ी के अलावा कोई भी उत्पाद या सेवा है। इसमें फल और मेवे, सब्जियां, मछली और खेल, औषधियां, पौधे, रेजिन, सुगंध और कई प्रकार की छाल और रेशे जैसे बांस, रतन और कई अन्य ताड़ और घास शामिल है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का क्या मतलब होता है? मृदा अपरदन हवा, पानी और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण जैसे
प्राकृतिक भौतिक कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का नुकसान या निष्कासन है। वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की पुनःवृद्धि, उन वनों को फिर से उगाना है जो पहले भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी वृक्ष प्रजातियों का उपयोग करके काट दिए गए हैं। गाद, बांध की जलाशय के तल पर नदी द्वारा लगाए गए अवसादों का बढ़ा हुआ जमाव। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन। हमने पार्ट 5 डिटेल में पढ़ा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।